रमाकांत जी आज सुबह से ही अनमने ढंग से बैठे थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं जा रही थी। प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वे घर पर ही रहा करते थे। उनकी तबीयत भी इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनकी पत्नी सविता जी की उम्र हो चली थी और वो भी इन दिनों बीमार ही रहा करती थी। बेटे बहू का व्यवहार भी उनके प्रति कुछ ठीक नहीं था। दिन प्रतिदिन उनका व्यवहार भी रूखा होता जा रहा था। जब भी रमाकांत जी अपने बेटे से कुछ भी पूछते तो उन्हें यह डर बना ही रहता था कि कहीं उन्हें वे डांट ना दे, दो बातें कहीं वो सुना ना दे। इसलिए रमाकांत जी अपने बेटे से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। तबीयत ठीक नहीं रहने से रमाकांत जी ने घर में एक नौकरानी रख लिया था जो उनकी सेवा भी करती थी और घर के कामकाज भी संभालती थी। इस बुढ़ापे में दोनों को ही अकेलापन महसूस होता। बार बार उन्हें यह दुख सताता कि उस बुढ़ापे में जहां बेटे को अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, वहां पर बेटे बहू ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वो विदेश में जाकर अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। वे लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि बेटे ने उन्हें अब अकेला छोड़ दिया है और उनके पास अब उसे बुलाने का वापस कोई तरीका नहीं है। वो नौकरानी घर के कामकाज एवं उन दोनों का ध्यान रखा करती थी। बेटे के प्रति प्रेम अभी भी उनका बना हुआ था। भले ही उनका बेटा उनका सहारा ना बन सके, वे अकेले ही एक दूसरे के सहारे जीना सीख रहे थे। रमाकांत जी और सविता जी ने यह सोचा था कि बेटे की शादी के बाद वे दोनों को एक साथ अपने पास रखेंगे, पर यह कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस तरह से पलट जाएगा। उन दोनों की बातचीत बहू से तो होती रहती थी, पर बहू भी कभी यह नहीं कहती कि अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए हमें उनके पास जाकर रहना चाहिए। भले ही नौकरी विदेश में ही हो, पर हमें तो अपने देश में भी नौकरी मिल सकती है, हम तो वहाँ पर भी नौकरी कर सकते हैं। इस बात को रमाकांत जी ने बहुत बार कहने की कोशिश की, पर बेटा बहू उन पर कहीं भड़क न उठे, इसलिए वो चुपचाप इस बात को अपने मन में ही दबा लिए। दोनों विदेश में नौकरी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी कोई संतान के बारे में नहीं सोचा था। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब माँ बाप दोनों ही नौकरी में होते हैं तो वो कोई संतान जन्म देने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नौकरी के चलते बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल होगा। पर यह नहीं सोचते कि उनके सास ससुर भी उसका अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। हालांकि सविता जी ने भी इस बात पर कोई दबाव नहीं डाला, क्योंकि उन्हें पता था कि बहू इस बात को गलत समझ लेगी और उनसे बहस करने लगेगी। वो आजकल की पढ़ी लिखी जमाने की नई औरत है और यह कहकर उन्हें डांटना और फटकारने न लगे। पेंशन के पैसों से उन दोनों का ही जीवन अच्छे से गुजर रही थी, पर बीते कुछ दिनों से रमाकांत जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए सविता जी ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाकर उन्हें घर आने के लिए कहा। डॉक्टर साहब रूम में रमाकांत जी का चेकअप करने के बाद सविता जी से बोले, देखिए मैंने उन्हें अभी के लिए कुछ दवा लिख दी है, इससे उनका पेट दर्द कुछ दिनों के लिए सही हो जाएगा, पर मैंने ये जो सारे टेस्ट लिखे हैं इसे आप जल्दी ही करवा लीजिए ताकि हमें पता लग सके कि आखिरकार रमाकांत जी को असल में हुआ क्या है। डॉक्टर साहब की कही गई बातों को सविता जी ने बहुत ही ध्यान से सुना और दूसरे ही दिन वो रमाकांत जी को लेकर सारे टेस्ट करवा कर आ गई। 2 दिन बाद जब टेस्ट के रिपोर्ट्स आए तब रमाकांत जी को पता चला कि उनकी किडनी में पथरी है। उन्होंने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। रमाकांत जी और सविता जी को यह सुनकर जैसे पैरों से जमीन खिसक गई। इतने सारे पैसे, वो भी इतने कम समय में, वो लोग कैसे इंतजाम करेंगे? क्योंकि दिन प्रतिदिन रमाकांत जी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे बहू से बात करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस कठिन समय में तो सिर्फ वो अपने बेटे बहू से ही मदद मांग सकते थे। सविता जी ने अपनी बहू को फोन लगाकर विनम्र स्वर में कहा, देख बेटा, तू तो हमारी स्थिति जानती ही है, हम लोग किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। हमने कभी तुम लोगों को यहाँ आकर ये नहीं कहा कि हमारी सेवा करो, पर अभी तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जांच में यह पता चला है कि उनकी किडनी में पथरी है, इसलिए उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। डॉक्टर साहब से हमने बात की है, उन्होंने ऑपरेशन के खर्चे के तौर पर कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे ऐसा कहा है। फोन पर सविता जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने सच में सब कुछ बता दिया था। सब कुछ सुनने के बाद बहू ने कहा, माँ जी मैं आपके बेटे से बात करवाती हूँ, क्योंकि पैसों के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं जानती, वो तो आपका बेटा ही अच्छे से बता सकता है। ऐसा कहकर उसने रवि को फोन पकड़ा दिया। माँ ने रवि को भी यह सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद रवि ने संकोच करते हुए कहा, देखो ना माँ, हमने 1 महीने पहले ही एक यहाँ पर नया घर लिया है। तुम तो जानती हो कि विदेश में रहने के लिए कितने सारे पैसे की आवश्यकता होती है, कितने सारे खर्चे आते हैं।
हमारा तो सारा पैसा लोन और EMI में ही खर्च हो जाता है। जो पैसा मेरे पास बचे होते हैं उसमें हम लोग अपना काम चलाते हैं। मेरे पास तो इतनी पूंजी भी नहीं है कि मैं आप लोगों को यह पैसा दे सकूं। यह सुनने के बाद माँ जी ने कहा, बेटा ये तो क्या कह रहा है? तेरे बाबूजी ने तुझे विदेश में पढ़ाई करने के लिए गांव की जमीन बेच दी थी। बैंक से न जाने कितने लोन लिए थे जिनकी किस्त उनकी पेंशन से आज भी कटती है। तेरे पास तो तीन इतनी सारी महंगी गाड़ियां हैं। क्या तू उनके इलाज के लिए एक गाड़ी बेचकर अपने बाबूजी की जान नहीं बचा सकता? माँ तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? वो सब गाड़ियां मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी हैं। आपको अगर पैसों की जरूरत है तो आप अपने गहने बेचकर बाबूजी का इलाज करवा लीजिए। आपके जितने सारे गहने हैं सब बेचकर 10 लाख रुपए तो बन ही जाएंगे। देख बेटा, यह गहने तेरे बाबूजी ने बड़े ही शौक से बनवाए थे। हमारे पास तो और कुछ भी नहीं है। तेरी पढ़ाई और शादी के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इस स्थिति में तू हमसे यह करने को कह रहा है? बेटा तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें इस तरह निराश मत कर। अच्छा माँ, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। ऐसा कहकर रवि ने फोन काट दिया। 2 दिन बीत गए पर रवि का फोन अभी तक नहीं आया। इधर से रमाकांत जी और सविता जी दोनों ही बार बार अपने बेटे बहू को फोन कर रहे थे, पर उन दोनों में से कोई भी अपना फोन नहीं उठा रहा था। अंत में सविता जी समझ गई कि उनका बेटा उनकी मदद नहीं करेगा। उधर रवि ने विदेश में जिस घर को लोन पर लिया था उस घर के फर्जी कागजात बैंक के सामने अचानक एक दिन पकड़ में आ गए। बैंक वालों ने तुरंत रवि पर केस कर दिया। केस होने पर रवि को भी नौकरी से निकाल दिया गया। रवि करता भी क्या, उसने कोर्ट के चक्कर काटने शुरू कर दिए। उसने अपनी तीनों गाड़ियों को बेच दिया। वकीलों का फीस देते देते वो और उसकी पत्नी खून के आंसू रो रहे थे। रवि आखिरकार केस हार गया और उसे वापस इंडिया भेज दिया गया और उसे किसी भी देश में भविष्य में नौकरी न करने की चेतावनी भी दे दी गई। भारत में वह दर दर भटक कर किसी तरह उसे एक NGO में काम मिल गया। इसी से वो अपने और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने लगा। जब उसकी बेटी स्कूल जाने लायक हुई तब उसने उसी NGO द्वारा चल रही एक स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया। किसी तरह से उनके दिन गुजर रहे थे। बेटी अब बड़ी हो गई थी। बेटी के स्कूल का वार्षिक उत्सव भी कुछ ही दिनों में होने वाला था। रवि ने बहुत मेहनत से पैसे जोड़कर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे थे ताकि वो वार्षिक उत्सव में पहनकर जा सके। वार्षिक उत्सव के दिन जब रवि की बेटी स्टेज पर 10वीं कक्षा में प्रथम आने का पुरस्कार लेने पहुंची तब रवि ने देखा कि एक वृद्ध दंपति पुरस्कार दे रहे हैं। पहले तो रवि ने इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब उस दंपति के नाम की घोषणा हुई तब वो नाम सुनकर चौंक गया। वो और उसकी पत्नी ने मुंह उठाकर देखा तो वो लोग हैरान रह गए क्योंकि वह वृद्ध दंपति कोई और नहीं बल्कि रवि के माता पिता ही थे, जिसे आज से कई साल पहले रवि ने यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया था। आज उन्हें इस मंच पर देखकर उन दोनों के ही होश उड़ गए थे। रवि और उसकी पत्नी तुरंत ही स्टेज के सामने चले गए, पर पुरस्कार देने के बाद जब रमाकांत जी और सविता जी जाने लगी तब वे लोग एक व्यंग भरी नजर से अपने बेटे बहू को देखा और बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। रवि और उसकी पत्नी ये जानने के लिए व्याकुल हो उठे थे कि आखिरकार उनके माता पिता इस उम्र में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि कुछ साल पहले ही वो दोनों उनसे भीख के रूप में पैसे मांग रहे थे। तभी उसने वहां पर कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि एक व्यक्ति कह रहा था, रमाकांत जी और उसकी पत्नी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इतने कम समय में सफलता की सीढ़ियों को पार किया है। हम अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वह स्कूल भी तो इन्हीं का ही है जिस पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। कुछ साल पहले जब रमाकांत जी का ऑपरेशन हुआ था तो उनके पास पैसे नहीं थे। अपने बेटे के लिए उन्होंने जिस बैंक से लोन लिया था उन्होंने ही रमाकांत जी का मेडिकल इमरजेंसी लोन यह देखते हुए अप्रूव कर दिया था कि इन्होंने इतने सालों में कभी भी लोन की किस्त देने में देरी नहीं की। उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उनका नालायक बेटा तो देखने तक नहीं आया। कुछ दिनों में उन्होंने एक छोटे से NGO की शुरुआत की जहां पर वो निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने लगे। देखते ही देखते कई अमीर लोगों ने यहाँ पर दान देना शुरू कर दिया। रमाकांत जी ने उन पैसों से बहुत सारे स्कूल बनाए और कई लोगों को रोजगार दिया। आज उनकी संस्था में बड़ी बड़ी कंपनियां डोनेशन देती है। इस माँ बाबूजी को रवि ने छोड़ दिया था, आज वो कहां से कहां तक पहुंच गए ये सोचकर रवि हैरान था। अहंकार में आकर उसने जो गलत फैसला लिया आज उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा था। रवि और उसकी पत्नी की आंखों में पछतावे के आंसू बह रहे थे, लेकिन अब इस परिस्थिति में कोई बदलाव आने वाला नहीं था क्योंकि उन्हें तो अपने कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना ही था। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।